सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली सेटअप कनेक्ट नहीं हो रहा था, जिसके कारण से लास्ट मिनट में मुझे सेटअप भी चेंज करना पड़ा। ठीक है, एक्चुअली सेटअप कनेक्ट नहीं हो रहा था, जिसके कारण लास्ट मिनट पर एकदम ही मतलब 2-5 मिनट पहले मैंने जो है सेटअप चेंज किया है। मुझे एक्चुअली बैठकर एक बार थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? जस्ट 1 सेकेंड गाइस। Yes. Just give me 1 minute, guys. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute, guys. I need that big table as well. हाँ, आ जाओ एक बार जल्दी से। वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन, वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। जब तक मैं 1 सेकेंड के अंदर सेटअप को सही कर देता हूं। चलो, आ गए हो तुम कहां? चलो, यस सरकार। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रियली सॉरी यार, पूरा सेटअप आखिरी मोमेंट पर एकदम चेंज करना पड़ गया। पूरा सेटअप ही आखिरी मोमेंट पर एकदम चेंज करना पड़ गया। ठीक है, मैं ले रहा था स्मार्ट बोर्ड से एंड लास्ट मोमेंट पे स्मार्ट बोर्ड रो दिया, तो मुझे यहाँ पे आके ऐसे लेना पड़ा। ठीक है, मुझे एकदम आखिरी मोमेंट पर यहाँ पर आके ऐसे लेना पड़ा। ठीक है, आ जाओ गाइस जल्दी से। वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन गाइस, वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। हम लोगों ने सर बहुत कुछ पढ़ लिया है क्या? हाँ सरकार, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है चैप्टर 10 का। आज हमारा चैप्टर 10 खत्म तो खैर नहीं होगा, बट बहुत सारा आगे बढ़ जाएगा। आज मैं पहले आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग सर पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पूरा का पूरा जो है रिवाइज करेंगे। आज जो है सरकार हम लोग पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चल के। जस्ट 1 सेकेंड मोर गाइस, जस्ट 1 सेकेंड यार। रियली सॉरी फॉर द लास्ट मोमेंट डिलेज, बट यार ट्रस्ट मी, एकदम ही नहीं चला, इसलिए मुझे एकदम आखिरी मोमेंट में चेंजेस करना पड़ा, वरना मैं नहीं करता यार। चलो चैप्टर 10, चैप्टर 10। डॉन 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 से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है रे बाबा, रे बाबा। अरे यार कभी कभी किस्मत भी एकदम कैसी साथ दे रही होती ना, कभी किस्मत भी एकदम कैसी चल रही होती ना, और कभी कभी कैसी चल रही होती है वो भी समझ नहीं आता। चलो एक सेकेंड, सर्च का ऑप्शन कहाँ गया भाई? बेयर इज सर्च ऑप्शन ब्रो, बेयर। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, प्यार में किसी और के, कहाँ हो तुम? चलो चलो भाई, यस सरकार। चलो सरकार शुरू करें। चलिए सरकार शुरू करते हैं। हम लोगों ने मतलब बहुत कुछ पढ़ लिया क्या? हाँ सरकार, हम लोगों ने 1850 से लेकर 1947 तक की बातें कर ली क्या? हाँ सर, हम लोगों ने 1850 से लेकर 1947 की बातें कर ली थी कि भैया हमारे देश ने बहुत कुछ सहा है सर, हमारे देश ने बहुत कुछ सहा है सर। नहीं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारे देश ने बहुत कुछ सहा है सर, हमने भी बहुत कुछ सहा है सर। अब आती है कहानी 1857 से लेकर 1940, 1850 से लेकर 1947 की। हम लोगों ने इसके बीच में पढ़ा था। हाँ, हम लोगों ने अरे यार एक सेकेंड, क्या हो रहा है आज? सर हम लोगों ने जो है फिर अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था कि हाँ सरकार, हम लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था। दैट भैया जी ये जो है कौटिल्य नीति के समय आया था। बहुत पुरानी बात है सर, बहुत पुरानी बात है। करेक्ट, जिसका मतलब क्या था, अर्थ का मतलब क्या था, वेल्थ या फिर लैंड। मतलब पहली बार तब डिस्कशन हुआ था। हाँ जी सरकार। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सर 1757 से लेकर 1858 तक हमारे देश में राज रहा था
ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन 1858 से लेकर 1947 तक राज था ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी ब्रिटिशर्स का राज रहा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, खैर अंग्रेज जो थे वो तो खैर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी थे, ये ऑब्वियस सी बात थी, बट ठीक है। चलिए भैया, बहुत ज्यादा सब मतलब बहुत सारी चीजें रही। हाँ सरकार, हमें पता है कि हम लोग जो है वो बहुत सारे टैक्सेस रहे, हमारा इंपोर्ट जो है वो ग्रो नहीं होने दिया, सॉरी एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो नहीं होने दिया सर। इन लोगों ने बहुत सारे रूल्स लगा दिए थे, ऑल दो उसके बावजूद भी हम लोग सर टॉप पे आ गए थे, है ना। हम लोगों ने बहुत कुछ किया बिफोर मिड 90s में, अगर मैं कहूँ, यानी उसे 20th सेंचुरी कहा जाता है, तो 20th सेंचुरी में हम लोग बहुत बड़े हो गए थे, और 20th सेंचुरी में हम लोग जो थे वो एक तरीके से अच्छा खासा काम कर रहे थे, एंड वी वर डूइंग टू गुड गाइस, है ना। हम लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे थे, एंड वी वर डूइंग गुड, ठीक है। हम लोग 12th नंबर तक आ गए थे, यानी एवरीथिंग वाज गोइंग सुपर, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट, एंड एवरीथिंग वाज सुपर। यस सरकार, तो क्या सब कुछ अच्छा चल रहा था? हाँ सरकार, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक। उसके बाद हमारा मतलब अच्छा चल रहा था, मतलब ऐसा कहने को अच्छा चल रहा है कि हमारा हाईएस्ट डेवलपमेंट हो रहा था, हमारा जो है ये पहला ही चैप्टर चल रहा है बेटा, है ना, ये पहला ही चैप्टर चल रहा है। हमारा सर ग्रोथ हो रहा था, कॉटन, जूट, इस तरह के मिल्स में हमारा अच्छा काम हो रहा था। फिर 1947 के बाद क्या हुआ सर? 1947 के बाद हमें आज़ादी मिल गई। जैसे हमें आज़ादी मिली, हमें पता है कि सर हमारे देश में जो लिटरेसी रेट था वो था 13%, है ना, और 18%, और हमारे देश में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सिर्फ और सिर्फ 32 साल, ठीक है। हाँ सरकार, अब नेहरू जी चाहते थे कि भैया हम बड़े बड़े उद्योग बनाएं, और गांधी जी चाहते थे कि हर घर उद्योग हो। इसी चीज के बीच में मर्ज होते होते चीजें हुई है। हमारे पहले 3 डेकेड में, यानी पहले 30 साल में, हमारे देश ने सिर्फ और सिर्फ 3.5% की जीडीपी ग्रोथ करी है, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ 3.5% की जीडीपी करी है, मतलब यार बहुत ही कम है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत सारे इश्यूज थे, इन्हीं 3 सालों में बहुत सारे इश्यूज आए हैं, है ना। वैसे तो हमने कोशिश करी थी कि हम एग्रीकल्चर पे हमेशा ध्यान दें, लेकिन हम भी जानते हैं कि हमारा फोकस उतना ज्यादा एग्रीकल्चर पे फर्स्ट हाफ ऑफ इन दिस 30 इयर्स था, लेकिन उसके बाद नहीं था, यानी 1965 के बाद हमारा, वैसे तो 1961 से हमारा एग्रीकल्चर पे थोड़ा थोड़ा ध्यान कम होने लग गया था। अच्छा, इसी बीच क्या हो गया था सर? इसी बीच में 1966 और 1967 के अंदर सूखा पड़ गया था इंडिया के अंदर। इनफैक्ट आलम हो गई थी कि हम लोगों को यूएसए के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा था कि भैया जी खाने वाने का कुछ देख लेना यार, मन कर रहा है कुछ खाने का, है ना। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बढ़िया। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हुए क्या? हाँ सर, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हुए। उसी चक्कर में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ वीट में ही सक्सेस हुआ। वैसे आपको पता है हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन भी आया था, सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था, हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन भी आया था, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, फिर से लाइव रुक गई, हेलो हेलो, यार ये बड़ा इशू आ रहा है यार, हेलो, ये तो गुड कनेक्शन बोल रहा है यार। चले जाने के बाद आती है, इज इट क्लियर नाउ? अलग ही प्रॉब्लम नहीं है, रोज एक बार इशू हो रहा है। क्लियर है क्या? चलो सर, मेरे साथ जब ये अपने आप लाइव नहीं रहते, बार बार दोबारा चालू करना पड़ता है। देखते हैं यार ऐसा क्यों हो रहा है यार, एक बार कुछ देखते हैं यार, इसका ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हो रहा है तो कुछ इशू होगा, मैं एक बार आज चेक करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ सरकार, तो भैया हमें पता है। अच्छा, उसी बीच में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक भी हुआ था क्या? हाँ सरकार, टोटल मिलाकर 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। इतना ही नहीं सर, इसी बीच में हमने 3 वॉर भी देख ली थी, गल्फ वॉर में भी इशू आ गया था, ऑयल शॉक्स भी आ गए थे, यानी भैया शुरू के 30 साल में जब इंडिया हुआ तब बहुत सारे इश्यूज थे ना, बहुत सारे इश्यूज थे। अच्छा, एमआरटीपी एक्ट भी लाया गया ताकि नहीं 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 कोई भी ज्यादा बड़ा बिजनेस ना कर पाए। अब हमने पढ़ा है कि यार ये सब बातें ठीक है, समझ रहा था, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि द एरा ऑफ रिफॉर्म्स क्या माना जाता है सर? 1980s को जो है वो एरा ऑफ रिफॉर्म माना जाता है। तब रिफॉर्म आया नहीं था, लेकिन रिफॉर्म को लेकर डिस्कशन होना चालू हो गया था कि हाँ भैया ये हो रहा है वो हो रहा है, तो एरा ऑफ रिफॉर्म नहीं आया था।
लेकिन यस रिफॉर्म को लेकर शुरू मतलब एरा ऑफ रिफॉर्म है, रिफॉर्म्स नहीं है ना। चलिए सरकार, तो भैया ये सब चीजें हुई क्या? हाँ जी सरकार, इसी बीच में आपको मालूम है कि धीरे 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 1980 से लेकर 1990s के बीच में, यानी इन 10 साल में हमारे देश ने बहुत सारी चीजों को खुद से ग्रो किया कि यार हमें ये सही करने की जरूरत है, हमें वो सही करने की जरूरत है, हमें ये करने की जरूरत है। हमने इस तरह की बहुत सारी चीजें करना चालू करे। इस पीरियड को अर्ली लिबरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। इस पीरियड को अर्ली लिबरलाइजेशन किया कहा जाता है, ये हम सब लोग जानते हैं, है ना। तो भैया बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस होने लगे थे और हमारा देश जो है पहले 5 साल में 5.7% से ग्रो किया और उसके बाद वाले 5 साल में 5.8% से ग्रो किया। नाउ जस्ट लुक इनटू दैट, 1950 से लेकर 1980 तक हम लोगों ने ग्रो किया था किससे? सर हम लोगों ने ग्रो किया था 3.5% के ग्रोथ रेट से। इसके बाद हमने किस पे ग्रोथ किया? इसके बाद हमने ग्रो किया 5.7 और 5.8% के प्लान से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है सर। अच्छा धीरे धीरे क्या हुआ सर? 1985 में 25 बोर्ड्स की डिलाइसेंसिंग हो गई थी, फ्रेश लाइसेंसिंग हटाया गया था, बहुत सारे एमआरटीपी एक्ट को 20 करोड़ से 100 करोड़ कर लिया गया था, ये सब हमने पढ़ लिया है। सेबी स्टैट्यूटरी हो गया था, लेकिन वो हुआ कब था? 30 जैन 1992 को जो है वो सर एक तरीके से शुरुआत हुई थी उसकी, करेक्ट? यस सरकार। अच्छा ओजीएल आ गया था सर, बहुत सारे चेंजेस होना चालू हो गए थे क्या? हाँ सरकार, बहुत सारे चेंजेस होना चालू हो गए थे, करेक्ट। यस सरकार। अब बारी आ गई थी रिफॉर्म्स की, तो रिफॉर्म आए 1991 में, ठीक है। रिफॉर्म्स कब आए सर? रिफॉर्म्स आए थे 1991 में हमारे देश में। हमने रिफॉर्म भी देखे थे क्या सर? हमारे ये वीडियो चलो, तो रिफॉर्म कब आए थे? रिफॉर्म आए थे 1991 में, करेक्ट, जिससे लेके आई थी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें घटा दी थी। एक्सटर्नल डेट को कम करने की बात करी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करी थी, ठीक है, गवर्नमेंट का पैसा सही जगह जाए ये बात करी थी, ऑयल प्राइस भी टिकर कर गए थे। 1991 में हमारे पास से $1.2 बिलियन बचे थे, जिस विच वाज जस्ट टू वीक इंपोर्ट प्राइस, करेक्ट। यस सरकार। एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे फॉरेक्स के ऊपर। बहुत सारे मतलब हम लोगों ने मतलब एक तरीके से देखोगे तो तब भी जाके 90 हम लोग तब सोशलिस्ट इकोनॉमी से मार्केट मॉडल में आ रहे थे। और उसमें भी आपको पता होगा कि हम लोगों का भैया बहुत सारा समय लगा। यस सरकार, हमें बहुत सारी चीजें हुई, करेक्ट। चलो इतनी चीजें क्लियर है, हम लोग तो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिस्कल रिफॉर्म के अंदर क्या हुआ भैया? हम लोगों ने एक तरीके से स्टेबल टैक्स स्ट्रक्चर लेके आए, टैक्स कंप्लायंस सही तरीके से किए, गवर्नमेंट की स्पेंडिचर्स को सही तरीके से लेके आए, ठीक है। हम लोगों ने जो भी सब्सिडीज वगैरह थी उन्हें बहुत ज्यादा रिड्यूस किया, है ना। और हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट किया कि यार गवर्नमेंट नहीं चला पाएगी, लेट पब्लिक हैंडल एवरीथिंग। एंड हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। आरबीआई ने भी जो जो कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल वगैरह सारी चीजें करी, मतलब उस समय पूरा किया क्या? हाँ सर। चलिए मॉनेटरी पॉलिसी भी अच्छी हो गई। हाँ सरकार, हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी बहुत ज्यादा वर्कआउट किया गया। आपको मालूम है इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन किए, नई नई बैंकों को खोलने के लिए परमिशन दी, एसएलआर सीआरआर कम किया गया, है ना। लाइसेंसिंग पॉलिसी को कम किया गया कि आप अपनी ब्रांचेस वगैरह अपने हिसाब से खोल सकते हो, ये सब चीजें हमें पता है ना। कैपिटल मार्केट मतलब सेबी आ गया था क्या? हाँ सरकार, सीसीआई को रिप्लेस करके सेबी आ गया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भाई याद रखना पड़ेगा सर, 24 जुलाई 1991 को इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। यहाँ सरकार 24 जुलाई 1991 को इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। लाइसेंस राज को खत्म किया गया, जो भी सिक्योरिटी और ये सब कंसर्न्स थी उसे हटाया गया, मतलब लाइसेंस राज और ये जो भैया इतने इतने लाइसेंस लेने पड़ेंगे, इतने सारे इश्यूज करने पड़ेंगे, भैया उनको बंद किया गया। 8 सेक्टर को छोड़ के हर जगह सरकार ने बोला भैया लेट द प्राइवेट पीपल डू देयर जॉब, ठीक है। एटॉमिक रेलवे इन सबको छोड़ के गवर्नमेंट ने हर जगह काम किया। 51% तक सरकार ने एफडीआई या फिर एफपीआई अलाउ किया कि बोले यार एक काम करो, यू डोंट नीड आवर परमिशन टू स्टार्ट दैट थिंग, ठीक है। बहुत सारी चीजें इस तरह की चीजें करी गई क्या? हाँ सरकार। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म आएगा कि सब लोग अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाए। हमने हमारी करेंसी की वैल्यू गिरा दी थी, अरे प्रभु। उसके बाद जाके 1993 में हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम लॉन्च किया। उससे पहले तो हमारे पास फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम तक भी नहीं था, ठीक है। सो भैया प्राइवेट सेक्टर को ग्रो किया गया। यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या बाबा? यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या? यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या? यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी। एक सेकंड में से पानी लेके आया यार, एक सेकंड में से पानी पी के आया यार, तो पी के तो ठीक है, एक सेकंड। तब तक एक बार बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं एक सेकंड में आया।
हाँ, वाह भाई वाह। चलो भाई बस, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब सुनो भैया, अब सुनो भैया, हमने 2-3 इंसिडेंट आज तक जिंदगी में पढ़े होंगे, बिजनेस साइकिल में आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है सर। एक, अब आप देखो यहाँ पे आपको ग्रोथ और दिख रखी है, 1991 में भी हमारी 1% की ग्रोथ हुई, फिर 5, 4, 6, 7, 7 देखो बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही है। फिर आप देखोगे तो 2000 में अचानक से हमारी जीडीपी गिर गई थी क्या? हाँ सर, अचानक से हमारी जीडीपी गिर गई थी, क्योंकि देखो 6, 7, 7, 4, 6, 8, अच्छा हमारी जीडीपी ग्रोथ दे रही थी, लेकिन अचानक से जीडीपी जो है आके गिर गई थी। क्यों? क्योंकि 2000 में हुआ था .com बबल बर्स्ट हुआ था, ठीक है। फिर 4, 3, 7, 7, 7 ये हुआ। फिर देखोगे 2008 में हमारी जीडीपी बढ़ गई थी क्या? हाँ सरकार, हमारी जीडीपी फिर से गिर गई थी। देखो ये था .com बबल बर्स्ट हुआ था, ये था लेमेन ब्रदर क्राइसिस था, फाइनेंशियल बैंकिंग वाला। फिर आप देखोगे 7, 8, 5, 4, 6, अब इसके बाद जो आ गए मोदी जी आ गए सर 7.986663। अभी 2019 में से 3 नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है। 2020 में आके आप देखोगे तो ये क्या आया बेटा, तो यार ये आप देख सकते हो कि हाँ भैया हमारा जो है जिस प्रकार का ग्रोथ रहा, हमारा सिर्फ 2020 जो है वो नेगेटिव रहा। 2020 तो मुझे लगता है पूरे विश्व का ही नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। 2020 तो है जो पूरे विश्व के लिए बहुत नेगेटिव रहा था। और क्योंकि यार उसी समय पहली बार जो है सबने कोविड देखा था, उससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि कोविड क्या है क्या नहीं है ना। नो वन नोज अबाउट इट, नो वन नोज एनीथिंग अबाउट दैट थिंग। सो क्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी क्या? हाँ जी सरकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं नीति आयोग के साथ। चलिए भैया, For 64 years, the Planning Commission of India, a powerful advocate of public investment-led development, was one of the most important institutions within Indian central government. The new ideology of a neoliberal area, with their central attention on the market orientation and shrinking roles of the government and the collapse, मतलब देखो भैया सीधी सी बात है, 64 ईयर तक देश का सबसे मजबूत जो ऑर्गेनाइजेशन रही वो रही प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन देश के लिए 5 साल की प्लानिंग कमीशन करती थी और उस तरीके से काम करती थी। मतलब आप मान के चलो कि प्लानिंग कमीशन वॉज अ बैकबोन ऑफ द नेशन, क्योंकि कोई भी सरकार आए कुछ भी हो, एक प्लानिंग कमीशन थी जिसके चक्कर में आप मान के चल सकते हो कि यार हाँ यार चीजें सॉर्टेड थी और सबको सही तरीके से चल रहा था, सबको पता पड़ रहा था कि हाँ भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। थिंग्स वर वेरी 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 क्लियर। बट ऑन 1st January 2015, on 1st January 2015, the apex policy making body, namely Planning Commission, was replaced by National Institution for Transforming India, NITI, National Institution for Transforming India, Niti Aayog. The major objective of such a move was super innovative thinking, कि भैया ज्यादा अच्छा सोचेंगे, एक्सपर्ट्स एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आएगा। मतलब एक तरीके से ये इच्छा थी, एक तरीके से ये थॉट प्रोसेस थी कि यार ये ना एक तरीके से थिंक टैंक की तरह काम करेगा गवर्नमेंट के लिए, कि यार गवर्नमेंट को नए नए आइडियाज लाने हैं, गवर्नमेंट को नई नई क्रिएटिव चीजें करनी है, गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने हैं। क्या? हाँ जी सरकार, गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो गवर्नमेंट के सारे चीजें कौन करेगा? सर गवर्नमेंट की वो सारी की सारी चीजें कौन करेगा? दैट जॉब वॉज गिवन टू दिस वन। क्या यही मेन जॉब था क्या इसका? हाँ सरकार, यही मेन जॉब था इसका। तो इस तरीके से थिंक टैंक बना। हाँ जी सरकार, इस तरीके से थिंक टैंक बना जिसका मेजर काम क्या था कि भैया सरकार को सही गाइडेंस देना है, सरकार को सही तरीके से सारी की सारी चीजें बतानी है। नीति आयोग विल वर्क टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स, क्या था उसका सर? इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर एंड स्ट्रेटजीज। कहाँ सरकार को ज्यादा कौन से सेक्टर में ध्यान देना चाहिए, कौन से सेक्टर में ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे नीति आयोग होने के बाद भी एआई में बजट 500 करोड़ मिला है। हाँ। चलो फिर द फूस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चरल सपोर्ट इनिशिएटिव एंड मैकेनिज्म विद
states on continuous basis recognition that strong state makes a strong nation, कि भाई हम ओवरऑल तरीके से स्टेट्स को लेकर या हर जगह को लेकर एक स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर पाए. To develop mechanism of formulated credible plans at the village level. यार देखो, बिकॉज एक बात तो सच है कि हमारा जो हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसता है, ठीक है. अब अगर कोई सरकार गांव में ध्यान नहीं दे रही है तो भैया उसने एक बहुत ज्यादा बड़े हिस्से को छोड़ दिया. ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. टू एंश्योर ऑन टू एंश्योर ऑन द दैट एक सेकेंड यार. टू एंश्योर ऑन चलिए, to ensure on areas that are specifically referred that the interest on national securities are incorporated. देश सबसे आगे. To pay special attention to the section of society that may be at risk of not benefiting educate economic progress, कि भैया सबको इकोनॉमिकली फायदा मिलना चाहिए. मतलब नीति आयोग को आप देखोगे तो एकदम बारीकी लेवल तक के पॉइंटर्स को जोड़ा गया है. To design strategic long-term policies, program, framework and initiative and monitor the process and their efficiency. भैया प्लानिंग भी करो, मॉनिटर भी करो और इफिशिएंसी को भी चेक करो. टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर एंड नेशनल इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक. ठीक है कि भैया कहीं भी जाओ आपका काम है देश के लिए सोचना. टू क्रिएट अ नॉलेज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम थ्रू अ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट, कि भैया अच्छी अच्छी चीजें इनोवेट करो, अच्छा अच्छा प्लान लाओ, अच्छी अच्छी चीजें करो, सब कुछ करो. ये सब किसका काम है? यही सब काम है थिंक टैंक का. टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज इन ऑर्डर टू एस्केलेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट एजेंडा. हमारे देश में क्या होता था, अरे यार ये उसके डिपार्टमेंट का काम है, अरे यार ये उसके डिपार्टमेंट का काम है, अरे ये वहां से रुका हुआ है, अरे वहां से रुका हुआ है. इस तरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है. इस तरह की बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, करेक्ट. इसीलिए नीति आयोग ने इसके ऊपर काम किया कि यार हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा. टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर बी अ रिपोजिटरी. मतलब देखो भैया सारी की सारी चीज इनके पास होनी चाहिए. डेवलपमेंट हर जगह होना चाहिए, हर एक चीज सही डायरेक्शन में चलनी चाहिए. टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवेल्युएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम इनिशिएटिव. भैया सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए क्या? हाँ सरकार. To focus on technology upgradation and capacity building for implementation of program and initiative. ओ भैया अपग्रेड करो अपनी टेक्नोलॉजीज को, इनोवेशन लाओ, जो करना है करो, बट डू द गुड थिंग्स टू बी डन. टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज एज मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू फर्दर एग्जीक्यूट. मतलब जो करना पड़े करो, लेकिन सारी चीजें ग्रो होनी चाहिए, चीजें डेवलप होनी चाहिए. एंड थिंग्स शुड बी इन अ गुड वे, थिंग्स शुड बी इन अ प्रॉपर वे. क्या ये इनका कहना है? तो हाँ जी, ये था इनका कहना, ठीक है. क्या ये इनका कहना है? तो हाँ जी, ये था इनका कहना. अब सर इन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया, ठीक है. इन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया. तो लाइफ एक इनिशिएटिव था जो यूज एंड डिस्पोज के ऊपर आया था, ठीक है. इन्होंने एक नेशनल डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि देश के डेटा के ऊपर आपको समझना पड़ेगा, बहुत बारीकी में जाके चीजों को समझना पड़ता है. शून्य कैंपेन एम्स टू इंप्रूव एयर क्वालिटी इन इंडिया. पता नहीं कब तक होगी, लेकिन उन्होंने किया है. ई अमृत आया था फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल. देखो अब ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ई अमृत किसके लिए आया था, या ये किसके अंडर आया था, नीति आयोग के अंदर आया था, किसके अंडर आया था. इंडिया पॉलिसी इनसाइट आया था. मैथनल इकोनॉमी प्रोग्राम इज एम्ड टू रिड्यूस इंडियन ऑयल इंपोर्ट बिल. पता है आपको ये ग्रीन हाउस इसमें क्या किया था? इसके अंदर इन्होंने इथेनॉल बिल के अंदर क्या किया, मतलब गन्ने के रस से निकलता है, ये गन्ने के रस से निकलता है इथेनॉल. तो इन्होंने क्या किया, पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स कर, मतलब ऐसा कुछ होता है कि पेट्रोल में क्या करते हैं, अगर मात्रा बना दी कि यार हम लोग क्या करेंगे 80% पेट्रोल यूज करेंगे और 20% इथेनॉल यूज करेंगे. इससे क्या होगा, एक तो पॉल्यूशन कम होगा, कॉस्ट कम लगेगी. पेट्रोल बिकेगा तो 100 रुपए का, लेकिन 80 रुपए का माल बाहर से मंगाया और 20 रुपए का माल घर में बनाया. और ऐसा भी कुछ है कि एथेनॉल जो है वो पहले वेस्ट हो रहा था. तो इस तरह की बहुत सारी चीजों के ऊपर वर्कआउट किया गया है, ठीक है. ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गोल्ड मार्केट कॉन्स्टिट्यूट नीति आयोग रिकमेंडेड मेजर फॉर टैपिंग इनटू पोटेंशियल सेक्टर एंड प्रोवाइड स्टिमुलस एक्सपोर्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. भैया कहां कहां हम ग्रोथ दे सकते हैं?
ठीक है। नीति आयोग की एक ही कमजोरी रही, देखो भाई आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, नीति आयोग की एक ही कमजोरी रही कि नीति आयोग जो है उसे बजट से बाहर रखा गया है। मतलब जब बजट बनता है तब नीति आयोग को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। देखो आप समझने की कोशिश करो, अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके देश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके देश के लिए इतनी रिलेवेंट है, उसके बावजूद भी अगर आप उसे बजट से ही बाहर रख रहे हो, तो मुझे बताओ क्या लॉजिक है इस बात का? क्या इस बात का कोई भी सेंस बन रहा है? तो आंसर है नहीं, इस बात का कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। सर क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आप सोच के देखो ना, नीति आयोग सारी नीतियां इन्हें बनानी है, लेकिन पैसा कहां से आएगा, क्या आएगा, वो तो इनके हाथ में है। बजट तो अलग चीज हो गई ना, बट उससे इनको बाहर रखा गया, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अ ब्रीफ ओवरव्यू, थोड़ा सा डिस्कशन होगा। ऑन अकाउंट ऑफ enormity of the economic phenomena, the dynamic nature of economic variable, it is possible to have up to date comprehensive documentation on the current state of economy। आज हम लोग बहुत सारी चीजें पता नहीं लगा सकते, बट हाँ हमारी इकोनॉमी को बचपन में पढ़ा था, उस 3 पार्ट्स में बांटा गया है। आज नहीं, जब आप छोटे थे तब भी आपने यही पढ़ा होगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। या हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो एक्टिविटी होती है, जो सेक्टर्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर। बोलो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वापस से बोलेंगे कौन कौन सा होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वंस अगेन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लास्ट टाइम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। करेक्ट? हाँ जी सरकार। तो 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेक्टर, अब देखो उसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे देश में सबसे बड़ी गलती यही हुई है। दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, और हमारा कोर्स खत्म। बस, तो बस इतनी सी कहानी है क्या? हाँ जी सरकार, इतनी सी कहानी है कि हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा डिस्कशन चालू करते हैं। सर प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ तीनों सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर मतलब वो सेक्टर जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सर कंप्लीटली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर, फिशिंग, फार्मिंग, इन सब के ऊपर है। हाँ, देन व्हाट इज अबाउट द सेकेंडरी? तो सर सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी वो सेक्टर होता है विच इज डिपेंडेंट ऑन द, सर विच इज डिपेंडेंट ऑन द हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना। जैसे कि अरे यार मैं ये आईपैड यूज कर रहा हूँ, अगर इंडिया में बन रहा है तो सेकेंडरी सेक्टर है। ये मैं पीसी खोल के बैठा हूँ, इसमें 3 स्क्रीन लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, ये है माइक है, मोबाइल है, ये सब कहाँ बन रहे हैं? ये सब बन रहे हैं सेकेंडरी में। अच्छा, मैं अभी आपको क्या दे रहा हूँ? सर मैं आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ा दे रहा हूँ, मैं तो अभी आपको सर्विस दे रहा हूँ ना। तो ये सर्विस किसका पार्ट है? ये है टर्शरी। ठीक है, सो देयर आर 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। करेक्ट? हाँ जी सरकार। नाउ एग्रीकल्चर, अब इसमें भी थोड़ा डीप में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, जीवीए वगैरह टाइप के नाम आएंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसे जीडीपी भी, मतलब जीडीपी हो गया, तो जीडीपी, जीवीए ये सब आएंगे। ये सब हम चैप्टर 6 में पढ़ने वाले। ठीक है, क्यों सर हमने पहले फिर चैप्टर 10 क्यों उठाया? पहले चैप्टर 10 इसलिए उठाया क्योंकि अब तो जाकर आपने देश की इकोनॉमी को समझा है, अब जाकर तो आप देश की इकोनॉमी को जाने हो, अब जाकर आपको पता पड़ा कि अच्छा देश में ऐसा भी होता है क्या, समझ रहे हो? तो अब जाकर तो ऐसा हुआ है कि हाँ भैया, वो नहीं, अब जाके आया तेरे बेचैन दिल को करार, तुरुरु तुरुरु तुरुरु, ऐसी पोजीशन है। ठीक है, तो अब जाके तो हमें पता पड़ा है कि यार प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता है। करेक्ट? सॉरी, अब जाके हमारे लिए ये चीजें क्लियर हुई है। ठीक है, सो बट एनीवेज चलिए प्राइमरी सेक्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, agriculture with its allied sector is indisputably the largest source of livelihood in India till its 1960s। मतलब 1960 तक हमारे देश का मेजर हिस्सा जो था वो एग्रीकल्चर से आता था। तब तो खैर 70-80% से ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट थी। इंडिया वॉज अ फूड डेफिशिएंट नेशन एंड डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। ये देख रहे हो तुम लोग? इंडिया हैज इमर्ज एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस, जूट, स्पाइसेस। इंडिया हैज द, अब सुनना, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया प्लांटेड अंडर व्हीट, राइस एंड कॉटन। हमने सबसे ज्यादा एरिया जरूर दे के रखा है चावल उगाने के लिए और आटा उगाने के लिए और कॉटन के लिए भी, पर चावल और आटे में हम सबसे आगे नहीं आते। मतलब सर, मतलब अगर पूरे दुनिया ने
1 लाख एकड़ जगह दी है, या मान लो 50 लाख स्क्वायर फीट जगह दी है गेहूं, ये एकदम रम नंबर, हाँ ये बहुत ज़रा सा एरिया होता है बट मैं इसे समझा रहा हूँ। तो अगर हमने चावल और गेहूं उगाने के लिए अगर हमने 50 लाख स्क्वायर फीट जगह दी है ना, तो बाकी कंट्रीज ने उससे ज़्यादा जगह दी है, बहुत ज़्यादा जगह दी है। हमने जगह कम दी है क्या सर? हमने जगह कम दी है, ठीक है, हम लोगों ने जगह कम दी है, मगर यहाँ पर हम फिर भी हमने सबसे जगह सबसे ज़्यादा दी है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, टी, फार्म फिश, कॉटन, शुगर केन, व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर। हम सर सेकेंड नंबर पे आते हैं। हमने जगह सबसे ज्यादा दी है, लेकिन हम फिर भी सेकेंड नंबर पे आते हैं प्रोडक्शन के नाम पे। इंडिया की जो ग्रोसरी है वो वर्ल्ड की सिक्स सबसे बड़ी है, और वाइल रिटेल कंट्रीब्यूशन 70% ऑफ द सेल्स, इंडिया में 70% सेल्स यहीं पे आता है क्या? हाँ सर, इंडिया के पास सबसे ज्यादा बफेलोज है, ठीक है। द इंडियन लाइफ स्टॉक सेक्टर अटेन रिकॉर्ड, देखते याद नहीं रखनी बट मैं आपको बता रहा हूँ। लाइफ स्टॉक सेक्टर मतलब क्या हो गया? मछलियां और ये सब जो होता होगा, मुझे पता नहीं, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ मतलब, ठीक है। तो 6.6% जो है वो ग्रोथ हमें मिली थी लाइफ सेक्टर के अंदर, है ना। एंड इमर्जिंग एज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, एग, मीट इन द वर्ल्ड। हम मिल्क में, एग में, मीट में सबसे आगे भी आ गए थे, ठीक है। हाँ सरकार, according to the largest estimate 47% of India's population is directly dependent on agriculture for living. It also contributes significant GDP of 18.8% in 2022. मतलब आप सोच के देखो 47% पॉपुलेशन तो हमारी 2022 में भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। नाउ जस्ट इमेजिन 1960 में जब एग्रीकल्चर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, तब कितने परसेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट रही होगी? मतलब एक्चुअली में ये सोचने में आ रहा है ना यार, ठीक है, एक्चुअली में ये सोचने में आ रहा है ना यार। मैं एक बार सोच के देखो तो मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि यार अगर मैं सोचूं एक पल के लिए मैं दिमाग लगाऊं, तो यार बात तो यही है ना भाई। अगर आप एक्चुअली में दिमाग लगाओगे, ठीक है, अगर आप एक्चुअली में दिमाग लगाओगे तो आपको पता पड़ेगा, ठीक है, अगर आप एक्चुअली में दिमाग लगाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि यार ये तो गलत बात हो गई ना एक तरीके से। सर ये गलत बात कैसे हो गई? अरे गलत बात इसलिए हुई क्योंकि हमारे देश में 47% तो 2022 में डायरेक्टली डिपेंडेंट थे। इमेजिन तो करो 1916 में क्या रहा होगा। द इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर इन प्रोडक्शन, ठीक है, इतना डीप में नहीं जा रहे अपन लोग, इतना डीप में नहीं जा रहे, ठीक है, इतना डीप में नहीं जा रहे अपन लोग, ठीक है। हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज टू 9.3 इन 2021 एंड 2020, मतलब 2020 एंड 2021 में, यानी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है क्या? हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, भी अपन पढ़ेंगे भी, गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं लेके आई है एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि देखो एक बात बताऊं, हमारे देश में देखो यहाँ पे ना बहुत सारे थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार किसान भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं, क्योंकि अलग क्या है भैया, अगर किसान को मिनिमम सेलिंग प्राइस चाहिए तो किसान के लिए मैक्सिमम सेलिंग प्राइस भी होनी चाहिए, बात तो सही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भैया मतलब दैट इज द लाइवलीहुड ना। अगर आप सोच के देखो कि अगर किसान उगाएगा नहीं तो फिर खाना कौन उगाएगा, और उतनी कमाई भी नहीं है, यस कहीं कहीं है बट उतनी कमाई भी हर जगह नहीं है। तो यार एक तरीके से आपको पता है, जिससे मैं आपको समझाता हूँ, तो आप किसी खेत जाओगे तो आपको पता है कभी रात को 6 बजे खेत में पानी डालने जाना पड़ता है, सॉरी कभी शाम को 6 बजे खेत में पानी डालने जाना पड़ता है, कभी रात को 2 बजे खेत में पानी डालने जाना पड़ता है, कभी सुबह 6 बजे खेत में पानी डालने जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के नल के हिसाब से होता है। अब आप सोच के देखो, तो अगर कोई आदमी रात को फॉर एग्जाम्पल रात को 2 बजे निकला है और खेत में पानी डालने गया है, उस बीच में सुअर होते हैं, कुत्ते होते हैं, सांप होते हैं, कौन कौन से जानवर नहीं होते होंगे? तो क्या ये सब इशू होते होंगे? हाँ, तो वो तो एक तरीके से होता है, वो भी तो यार बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या है, मल्टीपल टच पॉइंट्स है, मल्टीपल बिलीव्स है, मल्टीपल इनकम इनपुट्स और आउटपुट्स है लोगों के, ठीक है। As per the economic survey, agriculture remained robust according to the growth of 3.5% in 2023. हमारा बहुत बढ़िया है, driven by about rabi sowing and allied activities. The performance of the agriculture and allied sector has been bought over the past several years, much of which in account measure taken by the government too. Augmented crop and livelihood productivity क्यों बढ़ रहा है? हमने मिनिमम सेलिंग प्राइस लेके आ गए हैं, हम लोगों ने भैया, गवर्नमेंट जो है वो अच्छे खासे रेट पे माल ले रही है, प्रमोशन हो रहा है डाइवर्सिफिकेशन का, यानी हम लोग बोल रहे हैं कि पूरा देश जो है एक तरीके से आप मानोगे तो डाइवर्सिफिकेट, मतलब सब लोग एक ही फसल उगाएंगे तो प्रॉब्लम है, अलग अलग फसल उगाएंगे तो अच्छी बात है।
improve market infrastructure to impetus provided setting up a farmers producer organization कि भैया एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, सबका अच्छे रेट में माल बिकेगा. प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थ्रू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो भैया एग्रीकल्चर का फंड बनेगा कि हाँ भैया सबको पैसा मिलेगा, सब लोग खर्चा कर पाएंगे एंड चीजें जो है एक तरीके से ईजी हो पाएंगे, है ना. अगर मैं आपको बताऊंगा तो चीजें जो है एक तरीके से ईजी हो पाएंगी. ठीक है, हाँ सरकार. चलो आगे बढ़ते हैं. इंडिया हैज अचीव्ड रिमार्केबल शिफ्ट फ्रॉम फूड डिफिशियंटी and import dependent nation during the early 1960s to food exporting nation. ये बढ़िया बात है. India is among the top 10 exporter of agriculture products in the world. यार ये मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है, हम आज भी फर्स्ट क्यों नहीं है. अब आप समझो एक मिनट के लिए, हम आज भी फर्स्ट नहीं है, उससे क्या हो रहा है, मतलब यार हम टॉप 10 में क्यों हैं. हमने सबसे ज्यादा जमीन दी ना यार, तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए ना. बट ठीक है. अब इसमें एक और मजे की बात बताता हूं आप लोगों को. पता है चाइना अपने से चावल इंपोर्ट करता है. यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो अब मैं आपको समझाता हूं. डू राइस क्रॉप अब मैं आपको बताता हूं, ये एक बहुत अजीब पर इंपॉर्टेंट बात है. पता है हम लोग जब कहते हैं हम लोग यार देखो इतना एक्सपोर्ट करते हैं उतना इंपोर्ट करते हैं, पता है हमारे यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज है हमारे यहाँ से चावल इंपोर्ट करती है और खुद चावल बनाती नहीं है. चाइना भी उसमें से एक है. ठीक है, ये देखो डू चाइना इंपोर्ट राइस. ये देखो सर, चाइना जो होता है ना वो चाइना इंपोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राइस, मेकिंग इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ राइस. Primarily, it's sourcing it from countries like Vietnam, Thailand, Pakistan, India, despite being a major rice producer itself. तो चाइना पता है बहुत ज़्यादा चावल जो है इंपोर्ट करता है. अब चाइना खुद भी बनाता है, ऐसी बात नहीं कि चाइना बनाता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल चाइना इंपोर्ट करता है. पता है क्यों? क्योंकि चावल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है. सो कुछ कैलकुलेशन है कि 1 क्विंटल या 1 किलो चावल मतलब ऐसा कुछ होता है कि 5 लीटर पानी लगता है. ठीक है, एक देखेंगे एक सेकेंड. हाउ मच water is required for rice cultivation. ये देखो, on average it takes about 2500 liters of water to produce 1 kg of rice. However, the exact amount can vary from 800 to 500 liters depending on the several factors. अब आप सोचो 2500 लीटर पानी लगता है 1 किलो चावल के लिए. इसीलिए चाइना बाहर की कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा करता है, क्योंकि अगर वो खुद करेगा तो पानी ज़्यादा लगेगा, बाहर से मंगा लेता है. भैया कोई बात नहीं. और बहुत बार मैं देखता हूँ हम जैसे कुछ लोग ऐसे में चावल को होटल जाते हैं या बुफे में जाते हैं, चावल लेके छोड़ देते हैं. भाई 2500 लीटर पानी लगा एक किलो चावल के लिए. बट ठीक है, सो ठीक है. एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट हैज विटनेस सिग्निफिकेंट इंक्रीज. ठीक है भैया, सब कुछ अच्छा हुआ है. हम लोगों ने 3,74,661 करोड़ का ड्यूरिंग लास्ट ईयर ही जो है हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है. एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट रोज 25% विद इन 6 मंथ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर. 2022 से 23 के बीच में भी हुआ है. ठीक है, इन कंपेरिजन मतलब भैया बहुत सारा कुछ ग्रो हुआ है क्या? हाँ सर, बहुत सारा कुछ ग्रो हुआ है. टाइम लगेगा भाई, एक और पैराग्राफ खत्म करते हैं फिर छुट्टी करते हैं. नंबर ऑफ लिबरलाइजेशन मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट हैज अलाउड 100% एफडीआई इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट एंड फूड प्रोडक्ट इन ई कॉमर्स. सर ये मार्केट करने की बात चल रही है, ये बेचने की बात चल रही है, बनाने की बात नहीं चल रही. कोई भी एनआरआई या कोई भी इंडिया में आकर एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर बिजनेस टैक्स फ्री इंडिया के अंदर अंडर द ऑटोमेटिक रूट. ठीक है, एंड भैया ये सब चीजें चल रही. तो मतलब ओवरऑल सारी चीजें हैं. इसके आगे कल ही बढ़ते हैं. आई होप यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होगी. सो बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, जो आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. थैंक यू सो मच ऑल टू स्टूडेंट. बाय बाय, टेक केयर यू गाइस. मिलते हैं, चलो बाय बाय. एक बार सब लोग पढ़ लेना, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक होगा नहीं ना लाला. ठीक है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक होगा नहीं. चलो
बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कल मिलते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक क्लास के अंदर अभी खत्म हो जाएगा, अपन अगली क्लास में खत्म कर देंगे। प्राइमरी सेक्टर पूरा नहीं हो सकता बेटा, पूरा नहीं हो पाएगा, होता तो मैं खत्म कर देता, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, बाय, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर।